हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी द्रव्यमान के बारे में, तुल्यांकी भार के बारे में। तो तुल्यांकी भार की गणना विभिन्न पदार्थों के लिए कैसे करेंगे, ये आना चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जब फैराडे के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर तुल्यांकी भार के नाम की बार बार चर्चा होगी। तो यह है बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे तुल्यांकी भार की गणना करना। तुल्यांकी जो आपका टॉपिक है दैट इज तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना, ऐसे लिख दें। सॉरी, इंग्लिश में अगर चाहो तो लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या होता है? कैपिटल ई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? कैपिटल ई। तुल्यांकी जो द्रव्यमान है उसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता रखा है मैंने। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को किससे भाग दे देंगे? उसकी संयोजकता से भाग दे देंगे। जो एन बैलेंसी फैक्टर जो था है ना, उससे हम भाग दे देंगे। जैसे मानव तत्व का निकालना तो तत्व का अलग तरीके से निकालेंगे। मानव तत्व अगर एक लिख दूं मैं पॉइंट, है ना, तत्व का कोई तत्व है, आपको कोई तत्व दे दिया जाए, हाँ, तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान करके लिख दो, ऐसे सही रहेगा ना? थोड़ा टाइम बचाना है। तू द्रव्य कितना होता है? तू द्रव्य बराबर होगा परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व का अगर आपको निकालना है तो उसका क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना? और भाग दे देंगे क्या? उस तत्व की संयोजकता से, बटे संयोजकता। सही है ना? ठीक। अब पदार्थ का कैसे निकालेंगे बताओ? पदार्थ का भी ऐसे निकल जाएगा। तो वहां पर क्या होगा? उसका मोलर मास हो जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा? तो अब अगला हम लिख रहे हैं पदार्थ का, किसी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा पदार्थ का? बताओ बेटे। मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो मोलर द्रव्यमान, या पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, जो आप चाहे पदार्थ लिख लो चाहे ऐसे लिख दो। मोलर द्रव्यमान बटे किसका? पदार्थ का ही होगा जिसका निकालना है हो। मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता कारक या वैलेंसी फैक्टर, या फिर सुन लो ध्यान से, यहाँ पर पूरा लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? संयोजकता हो सकती है। जो पदार्थ तो वही तत्व भी हो सकता है, परमाणु। क्यों? तो संयोजकता होगी। अगर कौन होगा? मान लीजिए चाहे आयन हो, आयन की भी तो संयोजकता होती है। आयन हो, कुछ भी हो, मैं आयन के लिए भी लिख दूंगा आपको समझाने के लिए। संयोजकता, या फिर क्या हो सकता है? अम्लता। अगर क्षार है तो क्या होगा? अम्लता। ठीक है। और अगर क्या है बेटा? अगर अम्ल है तो क्षारीयता। और अगर क्या है? लवण है तो क्या हो जाएगा? लवण अगर दिया हुआ होगा तो उस पर कितने धनावेश चार्ज है या कितना ऋणावेश वाला चार्ज है, उसकी यूनिट माना +5 है तो 5 से भाग करेंगे, ना कि +5 से। समझ रहे हो? जितना आवेश होता है, जितना इकाई आवेश होगा, या आयन की जितनी संयोजकता होगी, कुल कुछ भी हो उसकी इकाई ले लेंगे। हाँ, आवेशों की इकाई। हाँ ठीक है, धनायन या ऋणायन के आवेशों की इकाई समझते हो ना? 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। समझ आ रही है? अगर क्या हो सकता है? धन आयन
या ऋणायन। ऋणायन के आवेशों की इकाई, आवेशों की इकाई, आवेशों की इकाई। ठीक है। और अगर कौन है, ऑक्सीकारक है या क्या है, अपचायक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन। अब क्रिया होने के बाद क्या बन रहा है और उस दौरान ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन जो भी हो रहा है, तो उस दौरान कितनी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ONC, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन। किस क्रिया में, ऑक्सीकारक या अपचायक के, उसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीकारक या अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसको लिख देंगे। कितना भी हो रहा है, 5 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, वो चीज़ लिख देंगे और हमें पता चल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? मैं सबके निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, डरो मत, डर के आगे जीत है। सही है। तो यहाँ पर आप सबको इनको मिला के इनको क्या बोल दोगे, इन्हें आप बोल सकते थे वैलेंसी फैक्टर। क्या बोल देंगे, वैलेंसी फैक्टर। ये सब किसके बराबर है, अगर कुछ ना लिखो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिख सकता था, वैलेंसी फैक्टर लिख सकता था। क्या लिख सकता था, वैलेंसी फैक्टर। सीधा सीधा फॉर्मूला मैं लिख देता है यहाँ पर। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर को। किसको, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो बोला था ना कल मैंने, वैलेंसी फैक्टर। इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, शॉर्ट में VF लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी फैक्टर कोई दिक्कत नहीं। हो गया नोट? तो देखिए कुल मिला के जो फार्मूला हुआ आपका वैलेंसी का, वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लेंगे। इतना बड़ा तो बहुत बड़ा हो गया, मैंने समझाने के लिए लिखा था। इक्विवेलेंट मास जो है E इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास MM जो भी सब्सटेंस है अपॉन N वैलेंसी फैक्टर, शॉर्ट में वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ये चीज़ हो जाएगी। वैलेंसी फैक्टर किससे रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर, स्मॉल n से। डिस्टर्ब मत हो ना, मोल नहीं है। सही है ना? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लें, जिंदगी भर आपके काम आएगा। आपके आने वाली पीढ़ी भी इसको पढ़ेंगी। अगर आपने कॉपी संभाल के रखी तो पापा की कॉपी कहाँ है, अब पापा कैसे पढ़ा था, तो ये बात भी बच्चे देखेंगे। इसलिए कॉपी संभाल के रखना, किसी को देना मत, काम आएगी जीवन भर, जीवन पर्यंत। रद्दी में बेचो तो बेच दो, बड़े आदमी हो तो। पहला पॉइंट, तत्वों के लिए गणना कर रहे हैं हम। पहले तत्वों के लिए, तत्वों के लिए निकालें। तो तत्वों के लिए कैसे निकालोगे बेटे, क्या बताया था मैंने अभी, E बराबर क्या हो जाएगा, तत्वों के लिए हो जाएगा E बराबर mm परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बटे क्या हो जाएगा, वैलेंसी। क्या हो जाएगा, वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है ना? तो माना आपको एग्जांपल लेना है किसका, कैल्शियम का निकालना है। कैल्शियम, और कुछ लेना तो ले लो, कैल्शियम ले लेना है ना। किसका निकालना है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca है ना। इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है, मोलर मास हो जाएगा mm इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा कितना, ऐसे लिख दूँ मैं, mm इक्वल टू 40 होता है। सही है ना? वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है इसकी कितनी बेटा, 2 होती है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्या आ जाएगा, इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम चाहे कितना हो जाएगा, 40/2। कितना आ गया बेटा, 20। यानी कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 20 होता है। ठीक है ना? अब जैसे तो तत्व हो गया, और किसी का निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। चलो Cl का कितना हो जाएगा बेटा, Cl का एक एग्जांपल तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड वाला एग्जांपल ले लो। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 35.5। मोलर मास कितना होता है, 35.5। मोलर मास होता है 35 ग्राम प्रति मोल।
ये लिखना भी जरूरी है एक तरीके से, सही है। ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल, ये भी होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू -1 कहाँ वैलेंसी होती है, वैलेंसी कभी भी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्या बोला तुमने, -1 नहीं होती वैलेंसी कभी। संयोजकता ना तो माइनस में होगी ना प्लस में होगी, संयोजकता कोई भी एक उदासीन संख्या होगी। तभी तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बोला था आवेशों की इकाई, आवेशों की संख्या नहीं बोला मैंने, आवेशों की संख्या तो पूरा आवेश हो जाता, धनावेश कितना +5, ऋणावेश कितना -5, इकाई बोलोगे तो माइनस और जो प्लस का साइन है वो हट जाएगा, इकाई यूनिट, कितने यूनिट आवेश है वो लेना है हमें, आवेश नहीं लेना है, इकाई की संख्या। तो कभी भी संयोजकता को माइनस प्लस में नहीं बोलते हैं, जो माइनस प्लस में होता है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता को जो नंबर होगा वही बोलोगे। कोई बोले भाई बताओ क्लोराइड आयन की क्या है संयोजकता, बताओ 1 बोलोगे। सोडियम आयन की संयोजकता आपसे बोले क्या है, 1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमें +1 और -1 नहीं बोला। अगर वो बोलता ऑक्सीकरण संख्या कितनी है क्लोराइड आयन की, -1, बोलेगा सोडियम आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। ये माइंड कर लो, बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंट टॉपर बच्चे ये गलतियां करते हैं, तुम्हारी कोई इसमें गलती नहीं, क्योंकि तुमने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या निकालना बेटे, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा 35.5/1, ठीक है, कितना आ गया 35.5। क्या तुम पे कोई आई आँच, सही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला पॉइंट, पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं अम्लों के लिए, तुल्यांक भार किसके लिए निकालेंगे बेटा, अम्लों के लिए। तो अम्लों के लिए तुल्यांक भार कैसे निकलेगा, अम्ल के लिए तुल्यांक भार जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास, मोलर मास और बटे क्या हो जाएगा क्षारीयता या भास्मिकता, क्या बोलते हैं भास्मिकता, क्षारीयता, क्षारीयता या भास्मिकता, इंग्लिश में बोलते हैं वेसिसिटी, क्या बोलते हैं, कौन सी सिटी, वेसिसिटी। कोई भी अम्ल जलीय विलयन में या कोई भी अम्ल जितने प्रोटॉन त्यागता है या जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं अम्ल में, तो उसकी उतनी क्या होती है, क्षारीयता या भास्मिकता होती है। अगर 1 प्रोटॉन देने वाला अम्ल है तो उसकी भास्मिकता कितनी होगी 1, उसे बोलेंगे मोनोबेसिक। 1 OH से वो OH माइनस आयन से आप क्रिया करेगा, वो मतलब जितने प्रोटॉन वो देगा उतने प्रोटॉन उतने ही OH माइनस आयन से किसी क्षार के द्वारा क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो उसके बिहाफ पर हम अम्ल के लिए क्षारीयता का उपयोग या क्षारीयता टर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी अम्ल के प्रोटॉनों को उदासीन करने के लिए जितने OH माइनस आयनों की आवश्यकता होती है वह उसकी क्षारीयता कहलाती है, क्योंकि OH माइनस आयन कहाँ से मिलेगा, क्षार से। आरएनएस के अनुसार आपने पढ़ा है अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में ऐसे धनायन उत्पन्न करते हैं जलीय विलयन में, और क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये आरएनएस ने बताया था, उसी के आधार पे बोला जा रहा है कि किसी भी अम्ल के प्रोटॉनों को उदासीन करने के लिए, भाई उदासीन कब होगा, जब एक H पॉजिटिव आयन माना दिया है और वो क्या करेगा, जलीय विलयन में है ये माना, और एक OH माइनस आयन से जब क्रिया करेगा तो ये जब उदासीन होगा तो क्या बनता है बेटा, H2O बनेगा, जल, क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। अब कोई अम्ल कितने H धनायन दे रहा है, वो उसकी क्या है, क्षारीयता है। कोई OH कितने OH माइनस आयन दे रहा है, वो उसकी क्या है, अम्लता है। या फिर कोई अम्ल कितने OH माइनस आयन को उदासीन कर रहा है, वो उसकी क्षारीयता है। कोई क्षार कितने H धनायन को उदासीन कर रहा है, वो उसकी अम्लता है। हाँ या ना, ये कहाँ से मिल रहा है, क्षार से, ये क्षार से मिलेगा। और ये कहाँ से मिल रहा है बेटा, अम्ल से,
चलो ये भी सही, समझ में आ रहा आप तो। ठीक है, जो ये अम्ल से मिलेगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्षार्यता। क्या, कौन सा पद यूज करेंगे, कौन सा टर्म यूज करेंगे? क्षार्यता। और क्षार के लिए क्या यूज करेंगे? अम्लता। वाह वाह वाह, मजा आ गया, समझ में आ गया हमें आज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? अब तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास अम्ल है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अम्ल के। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ऐसा वाला पसंद है ना? एग्जाम्पल पूरा लिख दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3, हाँ H2SO4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लेना है? एसिटिक अम्ल ले लो, CH3COOH। अब जरा देखो ध्यान से, ये कितने H धनायन देगा? एक H धनायन देगा, देगा नहीं देगा? ये कितने देगा? एक H धनायन देगा, कोई दिक्कत? ये कितने देगा बेटे? 2 H धनायन देगा, हाँ या ना? इसकी एक H, 2 कहाँ से देगा रे? ये थोड़ी ना, ये वाला देगा, एसीटेट आयन बनेगा, ठीक है ना। तो ये है क्या, ये वाली जो चीजें दिखा रहा है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने देगा? नंबर ऑफ, अरे भाई एसीटेट आयन क्या होता है? क्यों बेइज्जती खराब कर रहे हो हमारी? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब इसे तोड़ो तो ये बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन और प्लस H पॉजिटिव। कई बार बताया नहीं बताया? हाँ, तो एसिटिक अम्ल होता तो एक ही तो देगा फिर, है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? एक, जितने प्रोटॉन आए उतनी उसकी क्षार्यता। तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी? क्षार्यता। हिंदी में लिखूं? हिंदी में लिख रहे, नाराज हो रहे हो तो हमें पता है। हिंदी मीडियम चलाना, शुद्ध हिंदी में लिखने का प्रयास करूंगा पूरा, है ना? शुद्ध हिंदी मीडियम, क्षार्यता। मगर इंग्लिश में भी पूछ लिया करो तो सही रहेगा, इतनी तो इंग्लिश समझ जाओगे। क्षार्यता क्या हो गई इसमें? एक। HNO3 की क्षार्यता कितनी हुई? एक। H2SO4 की क्षार्यता कितनी हुई? 2। एसिटिक अम्ल की क्षार्यता कितनी हुई? 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आई कहानी? तो माना यहाँ पर मैं, यहाँ पे देख लो H2SO4 का मैं क्या निकालूं भाई? तुल्यांक के बाहर निकालूं H2SO4 का, ये तो समझ गए ना यहाँ पे। तो इसको घुमा के झिंगा लाल तरीके से यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। इसका तुल्यांक के बाहर निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ इसका H2SO4 के लिए मैं इक्विवेलेंट मास निकालना चाह रहा हूँ। तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका मोलर मास पता होना चाहिए पहले। तो मोलर मास कितना है? 2 और 32 कितना हो गया? 34। हाँ कल बताया 64 होता है, 16 चौका 64, एक ऑप्शन का कितना? 16। तो 4 का कितना हो गया? 64। 64 और 34 98, है ना? तो 98। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और देखेंगे भाष्मिकता कितनी आई है? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 49। कोई दिक्कत? अगर HCl है तो कितना होता है? Cl का 35.5 और H का होता है 1, 36.5। तो 36 बटे क्या हो जाएगा? 1। हाँ, इसका वही रहेगा जिसमें भाष्मिकता 1 होगी। 1 से भाग करना ना करना क्या है? बराबर है, ठीक है ना? समझ में आ गया? नोट करोगे जल्दी से। क्षारों के लिए बेस है ना, क्षारों के लिए तुल्यांक बार की गणना। हेडिंग तो हमारा मेन पढ़ा हुआ है ना भाई, क्षारों के लिए। तो क्षारों का जो तुल्यांकी मास है वो मैं बोल दे रहा हूँ क्या? ई बेस। क्या बोल दे रहा है बेटे? ई बेस। बेस मीन्स क्या होता है? क्षार। तो बराबर क्या हो जाएगा बोलो? क्षार का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? अम्लता। क्षार की अम्लता, अम्लता या अम्लता भी बोलते हैं। अम्लता, अम्लता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी बेटे? एसिडिटी। क्या बोलते हैं? जब आप बॉडी में भी अम्लता हो जाती नहीं हो जाती एसिडिटी, तो वैसे ही इस बेस के लिए भी एसिडिटी होगी। हाँ इनो ले लो, सही है ना? तो फॉर एग्जाम्पल है ना, कौन कौन से क्षार है हमारे पास? मान लिया है NaOH ले लीजिए,
चार हमारे पास NaOH हो जाएगा। KOH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, KOH हो गया। हाँ, KOH CaOH होल ट्वाइस। NaOH का वोल्टेज क्या होता है? COH का वोल्टेज हो जाएगा। और बताओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, AlOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम में 2 है, मैं अलग अलग वैलेंसी वाला ले रहा हूँ ना। तो इसके लिए क्या यूज होगा भाई? ये एग्जाम्पल तो आपने क्या ले लिया है? ये क्षार ले लिया। कौन कौन से क्षार है? ये क्षार है, एग्जाम्पल के लिए क्षार ले लिया आपने। अब क्या लोगे इनके लिए? इनके लिए क्या आएगा? कितने नंबर ऑफ, हाँ, OH माइनस आयनों की संख्या आ जाएगी ना। OH आयनों की संख्या, हाँ वही नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स संख्या क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए? इसमें कितने? 1 मिल जाएगा। OH माइनस आयन हो जाएगा 1। इधर कितने होगा? इधर भी 1 होगा। यहाँ कितने होंगे? 2 OH माइनस आयन मिलेंगे। और यहाँ कितने मिलेंगे? 3 OH माइनस आयन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? अम्लता कितनी हो जाएगी? अब अम्लता OH माइनस की संख्या से पता चलेगा ना। जितने कोई क्षार OH माइनस आयन देगा उसकी अम्लता उतनी ही होगी। कितना दे रहा है? 1। तो 1 हो जाएगी। इसका कितना है? 1। और ये कितने दे रहा है बेटा? 2। ये कितने दे रहा है? 3। कर लिया। अब देखो एग्जाम्पल भी करने आ गए हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना बेटा तुल्यांक के बाद। Ca होल ट्वाइस का तुल्यांकी 2 द्रव्य। 2 द्रव्य क्या होगा? कितना हो जाएगा बताओ? मोलर मास कितना होगा बेटा इसका? ये 22 होगा। इसका मोलर मास आ जाएगा ना। क्षार का मोलर द्रव्यमान 22 कैसे हो जाएगा? इसका कितना होता है? 40। भाई इसका देखो निकाल के, 40 तो कैल्शियम का होता है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है? 32 होता है। 32 होता है। 2 का 1 का 16 होता है। 16 दूना 32। और 2 हाइड्रोजन का है तो कितना हो गया? कितना हो गया? 74 हो गया। कितना हो गया? 74 ग्राम पर मोल। सही है। तो इसका आप निकालो तो कितना हो जाएगा? 74 बटे कितना है? अम्लता कितनी? 2। तो कितना आ जाएगा? 37। 37 आएगा नहीं आएगा? सही है। ऐसे निकाल। अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना कभी? निकाल लोगे ना? नोट करिए, वीडियो को पॉज कर दो, इसे नोट कर लो। फिर नेक्स्ट लवणों के लिए अगला पॉइंट जो पढ़े किसके लिए? लवणों, सॉल्ट्स के लिए कैसे निकालेंगे आप तुल्यांक के भार लवणों के लिए। तो लवण का तुल्यांक भार बेटा कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। किसी भी लवण का आपको तुल्यांक भार निकालना है। सूत्र द्रव्यमान किसका? लवण का सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। बटे क्या हो जाएगी? धनायन या ऋणायन की संयोजकता कितनी है, या कुल आवेश बताया था मैंने पीछे, है ना। आप सिंपली लिख दो धनायन या ऋणायन की संयोजकता। धनायन या ऋणायन, क्या होगा भाई? ऋणायन की संयोजकता या फिर क्या हो? कुल आवेश की इकाई। कुल आवेश की इकाई, ठीक है ना। संयोजकता का मतलब वही हुआ कुल आवेश की इकाई। आगे बात करूं, जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, आपको निकालना है एल्यूमिनियम किसका, वो बताओ पहले किसका? सोडियम क्लोराइड लेते हैं पहले, है ना। सोडियम क्लोराइड का आपको क्या निकालना है बेटा? सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना। आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड जो है
वो जब टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा बेटा, Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। ये तो अंडरस्टूड बताने के लिए कर रहा हूँ, आप तो सीधे कर सकते हो, आपको आता है तो। दूसरी चीज आपको पता है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 23 होता है। और क्लोरीन का है ना, इसका तो हो गया कितना 23 और इसका हो गया क्या 35.5, यानी दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। सही है, ये होगा इसका। तो आप ये देखें कि कितना आवेश है भाई, या तो धनायन या फिर ऋणायन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता धनायन लेना ऋणायन। हमने आवेश की इकाई देखनी है, धनायन की टोटल इकाई कितनी आ रही है और ऋणायन कितनी आ रही है, दोनों में से किसी का ले लो आप, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कितना आ रहा बेटा, तो एक ही लोगे, क्या आएगा एक, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, प्लस का मतलब एक लेंगे, इकाई लेंगे। कितने इकाई ऋण आवेश है, एक इकाई, तो एक इकाई लेंगे, 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई पढ़ते थे हिंदी में कभी, ठीक है। मैं तो पढ़ा हूँ प्राइमरी स्कूल में, मैंने 10 ही पढ़ा, 10 की 2.5, 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14 है, तो कितना हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5 अपॉन 1, सही है। कितना आ गया 58.5। जैसे वो उसमें मोलर द्रव्यमान था तो उसे mm बोल रहे थे, इसे फॉर्मूला द्रव्यमान है तो इसे FM बोल सकते हैं। हाँ FM बोलो, सुनो ध्यान से, शॉर्ट में तो वही बोलेंगे, सर यहाँ पे शॉर्ट में FM लिख सकते हो। किसी ऋणायन की या धनायन की संख्या अलग ज़्यादा होती है और कम होती है। वही कैसे होगी, कोई भी लवण, सुन लो ध्यान से, वही आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कोई भी लवण दिया उसमें धनायन की संख्या कम या ज़्यादा होगी तो कैसे करेंगे, कभी भी किसी भी लवण में धनायन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन धनायनों पर कुल आवेश और ऋणायनों पर कुल आवेश दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो आवेश कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, नज़ारा देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल है अगला आपका कौन सा, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड आपको बताना ही पड़ेगा, मुझे पहले बताने वाला था, आपने पहली बात छेड़ दी तो कोई बात नहीं। एल्युमिनियम सल्फेट ले लीजिए, क्या नाम है बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4, ये होता है गलत, Al2SO4 का होल थ्राइस है जी। कभी पढ़ा है, याद नहीं सुना है, 9th में पढ़ा है, नहीं सुना, सुनो ध्यान से। इसमें 2 आयन है, एक है एल्युमिनियम आयन और दूसरा कौन सा है, सल्फेट आयन, 2 है ना। कभी समझ में आए तो उन आयनों को तो समझ जाओगे ना, आयन याद, ये बताऊंगा बेसिक, ये भी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर होती 3 यहाँ होता, 3 यहाँ होता माइनस का, तो क्या होता कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पर कितना +3 और यहाँ कितना है -2, तो इसकी वैलेंसी इसके पास आ जाएगी, ये इसके चरणों में गिर जाएगा, ये इसके चरणों में गिर जाएगा, और ये पूरे सबके चरणों में गिरेगा। यहाँ पर कई लोग हैं ना, समझ में आ रही बात, तो पूरे का होल करके यहाँ पे आएगा। तो वही चीज़ है, इसकी जो वैलेंसी थी 2, वो इसके पास आ गई, और इसकी जो वैलेंसी थी इस आयन के पूरे होल में आ गई 3। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आई कहानी, ठीक है। फिर आगे देखो मुँह जबानी, तो इसका तुल्यांक भार निकालना है, इसका एल्युमिनियम सल्फेट का तुल्यांक भार। नाम पता है ना, एल्युमिनियम सल्फेट का नाम है, नाम तो पता है ना, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र भी याद है, तुल्यांक भार, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, आप तुल्यांकी द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, तुल्यांक द्रव्यमान। अब देख लो जरा ध्यान से, जरा जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बने, कितने एल आएंगे, 2 आएंगे, अरे हाँ या ना आएंगे, और सल्फेट कितने आएंगे, 3 सल्फेट आएंगे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें आवेश देखो, 3 दूना 6, कितना आएगा इसके लिए, -6 आएगा या नहीं आएगा आवेश, समझ आ गई। और यहाँ पे 3 दूना 6, कितना आएगा बेटा, +6, टोटल आवेश आ गया नहीं आ गया। तो दोनों में से किसी को लेना है, यही तो कहना चाह रहे थे आप। तो आपको आयन की संयोजकता ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल आवेश ले लेना है। फिर जब ऐसा कोई आयन हो जिसकी वैलेंसी सेम ना हो, आवेश सेम ना हो उनके ऊपर, तो आपका क्या करना है, टोटल आयनों का आवेश निकाल लेना है। अगर वो समान आवेश वाले नहीं है, अलग अलग आवेश वाले हैं, तो वहाँ पर उनका कुल आवेश क्या होगा, बराबर होगा। जितना ऋणायन होगा उतना ही धनायन होगा, तो उसकी इकाई से आप क्या कर देंगे बेटे, भाग दे देंगे। तो उससे पहले, हाँ बोलो,
इससे तोड़ोगे ना जल में डाल के, तो ये 2 एल्यूमिनियम के आयन देगा ना, और ये कितने देगा, 3 सल्फेट के आयन देगा। 3 है ना यहाँ पे, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक समझ में आई कहानी? सेट हो गया दिमाग में, याद कर लोगे। ऐसा कोई भी आयन देखोगे तो उसे इसी दृष्टि से देखोगे, तोड़ोगे तो उतनी आयन देगा। और अगर फार्मूला बनाना हो, आपको आयन पता हो, संख्या ना पता हो, तो आप ऐसे बना लोगे, है ना, एक इधर मारोगे और एक ऐसे मारोगे, ऐसे करके तब तो बन जाएगा अपना फॉर्मूला। तो तुल्यांकी द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा? आप जरा देखो, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकालोगे? एल्यूमिनियम का कितना होता है, जरा ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम कितना होता है? 27, ठीक है। कितने एल्यूमिनियम? 2, हाँ है ना। तो 2 × 27, 342 होता है शायद, मुझे याद है, तुम देख लेना अपना। हाँ, प्लस शायद इतना ही होता, मैं जो बोल रहा हूँ। कितना है? 3 है ना, ये 3 गुणे कितने में, तो कितना आएगा बेटा? 342 ग्राम पर मोल। फ्री में कुछ नहीं है, सही है बेटा, इतना आ जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर, इसका मोलर मास कितना आ गया? 342, और बटे क्या आ जाएगा बेटा? 6। टोटल 6 इधर का ले लो, इधर ले लो, ठीक है। 6 कितना आ गया? तो 57 आ गया। आज के बाद भूलोगे तो नहीं, तुल्यांक के बाहर निकालना पक्का। हाँ, क्या कर रहा है, टॉपर बात कर रहा है। नंबर कोई टॉपर नहीं होता है, टॉपर रातों रात चेंज हो जाते हैं, समझ में आ रही बात? तो अगर आपको टॉप करना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। टॉपर जो होता है वो दौड़ता है और आप चलते हो। तो अगर आप कछुए की चाल से भी चलते हो तब भी आप जीत सकते हो। कहानी गवाह है इस बात की, कछुआ जीता था। कोई नहीं कहता था ब्रह्मांड में ही कछुआ खरगोश से जीत जाएगा। वट यू कैन विन। जीतने के लिए जज्बा चाहिए, बस लगातार चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। एबिलिटी हो या ना हो, एबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। आपकी एबिलिटी माना 90, किसी की 100% एबिलिटी करने की, आपकी 90% है, लेकिन आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी कैपेसिटी बन जाएगी। कितनी टी आ गई इसमें। तो कोई दौड़ रहा है और आप चल रहे हो, इतना मान लो अभी आप चल रहे हैं और दूसरा क्या है, दौड़ रहा है, तो आप क्या उसे हरा नहीं पाओगे। जिस दिन आपने दौड़ लगा दी तो जो आगे दौड़ रहा है, आप थोड़ा तेज़ दौड़ जाओगे तो आप भी क्या होगे, रेस जीत जाओगे। तो मैंने बोला टॉपर कुछ नहीं होता है। और केमिस्ट्री में तो टॉपर बदलते हैं, मैंने खुद देखा है, अपने आंखों से देखा है। अच्छे बच्चे के नंबर नहीं आए हैं और एक एवरेज बच्चे के नंबर आए हैं, क्योंकि एवरेज ने सीरियसली पढ़ा, समझा। टॉपर ख्वाबों में था, मैं तो ले ही आऊँगा। समझ में आ रही बात? वो एवरेज बच्चा नंबर लेके आया, एवरेज से अब मान लीजिए आप, मेहनत से। तो जब चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी तो कुछ नहीं होता है। टॉपर्स कुछ नहीं होते, ये मान लो। हाँ, गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान ने उन्हें ज़्यादा बुद्धि दे दी, जो भी मान लो, कुछ भी होगा। लेकिन एक पत्थर है मार्बल का, तो उसमें तो पहले से थोड़ी चमक होती है, लेयर्स होती हैं। और एक नॉर्मल पत्थर, तो उसको भी घिस के चमकाया जा सकता है। खुरदरे पत्थर को भी चमका सकते हैं। चमक पैदा करनी आनी चाहिए, रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को खूब रगड़ना पड़ेगा। बंद कर दिया जाए, नहीं किया जाए, चलने दो। अब आगे बात करेंगे। समझ में आ गई सबको बात? टॉपर इज नथिंग, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से टॉपर बनोगे। अगर आप आज दिल में बसा लो कि मुझे टॉप करना है, टॉप से मतलब ये नहीं कि मेरा नंबर ही आ जाए, ना ना ना। जब मैं बड़ा सोचूंगा तभी, मैंने पहले बता रखा, तभी बड़ा होगा। छोटा सोचोगे तो भाई उससे कम ही होने वाला है। हाँ है ना? तो ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। अगला जो है ये था, हम किसके लिए निकाला था बेटा हमने? लवण के लिए। अब निकालेंगे हम यहाँ पर ऑक्सीकारक या अपचायक के लिए। ऑक्सीकारकों एवं अपचायकों के लिए, ठीक है। ऑक्सीकारक या अपचायक होते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्मक और अपचायक अभिकर्मक। कोई भी रिडॉक्स अपक्रिया हो रही है और बोले बताओ इस ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कितना है या इस अपचायक का तुल्यांकी भार कितना है, तो वहाँ पर आपको पहले तो क्या है, उस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा या बैलेंस होगी वो, और उसके बाद आप उसका जो आपका इक्विवेलेंट मास है वो आप कैलकुलेट करेंगे।
सही है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप निकालेंगे कैसे? निकालने का सूत्र क्या होगा बोलो? ऑक्सीकारक या अपचायक का जो क्या होगा, ई ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर क्या होगा ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट, इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू होता है क्या, ऑक्सीकारक का मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना। अगर ऑक्सीकारक होगा तो ऑक्सीकारक का मोलर मास, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो अपचायक होगा तो अपचायक का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और वटे क्या हो जाएगा, जो अपक्रिया हो रही है रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, कितने ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है, समझ आगे बात। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, वैलेंसी फैक्टर जो होगा, वैलेंसी फैक्टर जो होगा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन रिडॉक्स रिएक्शन ONC। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, प्लस Fe2 धनायन, अब जब ये रिएक्शन हो जाती है तो क्या बनता है, इसका होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन, किस में चेंज होगा, Mn2 पॉजिटिव एक्वस, और बेटा ऑक्सीडेशन किसका होगा, Fe का। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीकरण करवाए वो ऑक्सीकारक, किसको ऑक्सीकरण करेगा, फेरस आयन को। किस में चेंज करेगा, ये खुद अपचयित होगा और दूसरे को क्या करेगा, अपने आप अपचयित हो जाता है क्या, प्लस 7 ऑक्सीकरण अवस्था से किसमें चला जाता है, यहाँ पर +2 में, ठीक है। और जो Fe है वो किसमें चेंज हो जाता है, फेरस से किसमें, फेरिक आयन में चला जाता है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव एक्वस, सही है ना। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, जब ये चेंज हो रहा है कितना हो रहा है, प्रति एटम कितने का, 1 का, 1 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 1 पर एटम, 1 पर एटम, एक परमाणु में कितना हो रहा है, 1 का। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ONC कितना, इक्वल टू कितना है 5 पर एटम, 5 पर एटम, एक परमाणु में 5 का हो रहा है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इसको जरा अलग कर दूं, नहीं तो आप मिला मत देना कहीं इसमें, सही है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसको 1 से और इसको 5 से, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसको कितने से कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, नाराज ना हो तो। जब बराबर हो जाएगा तो इसमें कहाँ कितना आ जाएगा बेटा, इसके टर्म्स में, Fe के टर्म्स में कितना आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हाँ या ना। संतुलित हो गई ये वाली, आयनों के रूप में संतुलित हो गई। अभी रह गया है क्या, ऑक्सीजन कितने हैं इधर और यहाँ कितने हैं, कुछ भी नहीं है। तो इधर जितने ऑक्सीजन नहीं उधर क्या जोड़ देंगे, H2O, 4H2O। कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 दूना 8। कल ये बैलेंस करी थी ना हमने। तो शीशे की तरह साफ है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, जिसका भी क्या निकालना है, हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से भाग दे देंगे, सही है। तो अब इसको मैं किस में चेंज कर दूं, आप जो कहना चाह रहे थे, आयनिक, आयनिक है ये, किस में चेंज कर दूं, आणविक में। तो आणविक में वहाँ तो वहाँ भी हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकाली, ऑक्सीजन वाली तो मैं फिर भी बाद में बताऊंगा, लेकिन आणविक बना दे रहा हूँ इसको। ये है आयनिक, कौन सी है, आयनिक समीकरण है, ये आयनिक इक्वेशन है, आयनिक समीकरण है ये। और ये कौन सी है, आणविक। क्या कह रहा बेटा, KMnO4 का मोलर मास कितना होता है, जल्दी बताओ। KMnO4 का मोलर मास, मोलर मास पोटेशियम का 39 होता है ना, 39 हो गया, पोटेशियम का 39, 39 दूना क्यों करेगा, एक ही अणु का तो निकालेगा। हाँ बस, KMnO4 का कितना होगा, Mn का कितना होता है, 55, कितना होता है 55, और कितना हो गया 64, 16 चौका 64, 158.58 आ रहा है, 158 जोड़ो, 158 आएगा नहीं आएगा, 158 ग्राम पर
मोल। ठीक है, तो KMnO4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? E ऑफ KMnO4 किस इक्वेशन में? इसके अकॉर्डिंग निकालना है, वैसे नहीं। वैसे तो जैसा होगा, जैसा माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम में किसके है? अम्लीय माध्यम में कभी बोले या विकल्प आए कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो क्या होगा? ये एसिडिक मीडियम होगा। KMnO4 अम्लीय लिख दिया KMnO4 अम्लीय, एसिडिक मीडियम या अम्लीय। तो अब आ जाएगा कितना? 158। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है अम्लीय माध्यम में कितना होता है? प्रति एटम 5 का चेंज होता है। तो कितने से भाग दे देंगे? 5 से। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 31.6। आयनिक समीकरण नोट कर लो, फिर आज यही रोक दे क्या? Yes, sir.